हेलो दोस्तों, हम लोग का ये यूपीएससी 2021 में मिशन यूपीएससी 2021 में आज ये पॉलिटी का सेकेंड पार्ट है। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, सेकेंड पार्ट में हम इंक्लूड किए हैं 1995 और 1996। इसका मतलब इसमें 2 साल का क्वेश्चन इंक्लूड किया गया है। ठीक है, पार्ट 1 अपलोड कर दिए हैं, अब ये पार्ट 2 है। इसमें है कि 95 से लेके 1996 तक का क्वेश्चन है और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब है। इसको जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए खुद से प्रिंट करके। ठीक है, और इसमें एक और बात है कि देखिए, यूपीएससी का ही कॉपी करता है अदर पीसीएस। ठीक है, पीसीएस स्टेट का जो होता है, हर अपना अपना पीसीएस स्टेट का होता है ना, बीपीएससी हो गया, यूपीएससी हो गया। इसमें क्या होता है कि यूपीएससी का ही प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उस जगह कॉपी करता है, बहुत कॉपी, हिस्ट्री में भी कॉपी किया हुआ है। तो इसीलिए ऐसा नहीं कि ये यूपीएससी का है तो सिर्फ यूपीएससी स्टूडेंट ही इसको फॉलो करेगा। जो आप लोग यदि कोई बीपीएससी के हो तो आप लोग भी इसको देख सकते हैं। ठीक है, यह सभी के लिए बेनिफिट है, हाँ सिर्फ लेकिन यूपीएससी और बीपीएससी के लिए। तो चलिए आज का देखते हैं क्वेश्चन क्या है, और इसको जो है कि शेयर कीजिए सभी जगह ताकि सभी को इसका बेनिफिट हो। चलिए, हम लोग का पहला क्वेश्चन आ गया है। पहला क्वेश्चन है, दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध था। ऑप्शन है, बैंक के राष्ट्रीयकरण की समाप्ति से, निर्वाचन सुधारों से, पूर्वोत्तर में उपद्रव समाप्त करने के उपाय से, चकमा समस्या से। तो सबसे पहले ये जो दिनेश गोस्वामी समिति है वो आपको जानना होगा कि इसका गठन कब हुआ था। ठीक है, तो हम बता रहे हैं इसका जो स्थापना हुआ था, क्योंकि इसको पहले मिटा देते हैं फिर से तब लिखेंगे। हाँ, इसका जो स्थापना हुआ था, जो गठन किया गया था 1990 में। और ये क्यों इसका गठन किया गया था, तो देखिए था क्या कि उस समय जो जो उम्मीदवार था, एक्चुअली इसका संबंध निर्वाचन से संबंधित है। तो हुआ क्या था कि कुछ ऐसा उम्मीदवार होता था, वह एक जगह, 2 जगह, 3 जगह से वह खड़े होकर चुनाव लड़ता था। तो चुनाव के सुधार से संबंधित ये दिया, बोला कि नहीं, कोई भी कैंडिडेट होगा तो वह मात्र 2 ही जगह से वह चुनाव लड़ेगा। ठीक है, पहला तो ये दिया था। दूसरा दिया था कि यदि चुनाव में जो कम से कम सीट जो प्राप्त करना होता है, इसका मतलब 1/10 जो प्राप्त करना होता है, यदि किसी को नहीं आएगा तो उसका राशि क्या हो जाएगा, जब्त हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद जो है कि जो निर्दलीय उम्मीदवार होता है, उसका जमानत राशि को बढ़ाने का भी सुझाव यही समिति दिया था। ठीक है, तो मेनली जो इसका जो गठन किया गया था 1990 में किया गया था। क्यों किया, निर्वाचन सुधार से संबंधित था। ठीक है, क्या समिति था, सुधार किया गया कि कोई भी कैंडिडेट 2 जगह से ही उठ सकता है, 2 से अधिक नहीं होगा। जो निर्दलीय उम्मीदवार है, उसका जमानत राशि जो है उसको बढ़ाने का सलाह दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका भारत के संविधान में स्पष्ट उल्लेख नहीं है पर परंपरा के अनुरूप में पालन किया जाता है। ठीक है, मतलब क्वेश्चन है कि क्या ऐसा प्रावधान है, संविधान में मेंशन नहीं किया गया है लेकिन उसको फॉलो किया जाता है। ऑप्शन है, वित्त मंत्री
निम्न सदन का होना चाहिए, ये तो गलत है। अरुण जेटली जी वह उच्च सदन के थे। अगला क्वेश्चन ऑप्शन है, प्रधानमंत्री यदि निम्न सदन में बहुमत खो दे तो उसे त्यागपत्र दे देना चाहिए, तो संविधान में ही लिखा हुआ है। मंत्रिपरिषद में भारत के सभी भागों का प्रतिनिधित्व हो, मंत्रिपरिषद में भारत का सभी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व हो, इसको हम लोग देखते हैं बाद में। अगला देखते हैं ऑप्शन क्या है। अपनी पदावधि की समाप्ति से पूर्व ही राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के एक साथ पद त्याग करने पर संसद के निम्न सदन का अध्यक्ष राष्ट्रपति का कार्यवाहन करेगा। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ये सी क्यों है? देखिए, आप देखते होंगे कि हर क्षेत्र से, मतलब हर क्षेत्र को इक्वलिटी के व्यू से सब जगह से ना मंत्रिमंडल में सब जगह का सिलेक्शन किया जाता है। ऐसा कहीं नियम नहीं है, कहीं संविधान में उल्लेख नहीं किया गया है आपको बिहार से इतना मंत्री बनाना है या मेघालय से इतना बनाना है या दक्षिण भारत से इतना बनाना है, ऐसा कहीं नहीं है। बस क्षेत्रीय समानता को बनाए रखने के उद्देश्य से ऐसा प्रावधान किया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किन राज्यों में लोकायुक्त अधिनियम के दायरे में मुख्यमंत्री को भी लाया गया है? मध्य प्रदेश एवं केरल, गुजरात एवं महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एवं उड़ीसा, राजस्थान एवं कर्नाटक। लोकपाल, ये तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए आपको इसका ध्यान रखना चाहिए कि लोकपाल से संबंधित क्वेश्चन रेगुलर आते रहता है। अभी कौन है लोकपाल? पीसी पिनाकी चंद्र घोष। चलिए ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए कि सबसे पहले अगर हम ये जान जाएंगे कौन कौन सा राज्य जो है कि अपने यहाँ के लोकायुक्त में मुख्यमंत्री को भी इंक्लूड किया है, उसका लिस्ट है महाराष्ट्र, MHA लिख देते हैं महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, MP। ठीक है, तो ये सभी जितना स्टेट है, इस सभी स्टेट में क्या प्रावधान है कि जो यहाँ का मुख्यमंत्री होगा वो भी लोकायुक्त के अंदर ही आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा बताइए? देखिए यहाँ पे सही से गुजरात महाराष्ट्र है कहीं पे, गुजरात और महाराष्ट्र। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में स्थानीय शासन के विषय में कौन सा सही नहीं है? ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन है स्थानीय शासन, पंचायती राज के बारे में बोला जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन है भारतीय संविधान के अनुसार परिसंघीय प्रणाली में स्थानीय शासन जैसी कोई स्वतंत्र कोटि नहीं है, तो गलत है, ये ऐसा है। ठीक है, स्थानीय निकायों में 30% स्थान स्त्रियों के लिए आरक्षित है, ये गलत है, ये गलत है। आपका आंसर आ गया। देखिए यहाँ पर क्या है? नहीं है। तो महिला के लिए आरक्षण का प्रावधान कितना किया गया है? 1/3, इसका मतलब 33% किया गया। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से राजनीतिक दल राष्ट्रीय राजनीतिक दल है? मुस्लिम लीग, रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी, अखिल भारतीय फॉरवर्ड, पीजेंट्स एंड वर्कर पार्टी ऑफ इंडिया। इसमें कोई भी जो है ना, इसमें कोई भी नेशनल पार्टी नहीं है। अभी वर्तमान में नेशनल पार्टी कितना है? नेशनल पार्टी मात्र 7 है। ठीक है, और वह कौन कौन सा है?
उसका हम एक बार नाम बता देते हैं, आप उसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहला जो है कांग्रेस, बीजेपी, टीएमसी, बीएसपी, सीपीएम, सीपीआई, एनसीपी, ठीक है। बस इतना ही, 1 2 3 4 5 6 7, बस 7 है जो नेशनल पार्टी है। तो इसमें से देखिए किसी का भी नाम नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन क्या होगा, डी, नन ऑफ द, मतलब इनमें से कोई नहीं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है, यदि किसी राज्य विधानसभा के निर्वाचन में निर्वाचित घोषित होने वाला प्रत्याशी अपनी निश्चित होगा राशि खो देता है, तो उसका अर्थ है कि मतदान बहुत कम हुआ, बहुत सदस्य निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन था, निर्वाचित प्रत्याशी की अपनी निकटतम प्रतिद्वंदी पर विजय बहुत कम मतों से हुआ, निर्वाचन लड़ने वालों प्रत्याशी की संख्या बहुत ही अधिक थी। देखिए यहाँ क्वेश्चन है कि क्वेश्चन में क्लियर मेंशन क्या हुआ, उसका निर्वाचित घोषित हो गया है, जीत गया है, लेकिन जमानत का राशि खो दिया है। इसका मतलब जमानत का राशि कितना आता है, 1/3 लाना पड़ेगा, वोट नहीं आया। इसका मतलब क्या हो गया कि वोट जो था वह डिस्ट्रीब्यूट हो गया, बट गया। और बटता कब है वोट, जब अधिक संख्या में कैंडिडेट आएगा। कैंडिडेट जो है जब अधिक संख्या में आएगा तभी वोट बढ़ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, डी, ठीक है। निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशी की संख्या बहुत अधिक थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि देखिए अब क्वेश्चन में क्लियर लिखा हुआ है यहाँ पे, उसका निर्वाचित घोषित होने वाले प्रत्याशी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। भारत में निर्वाचन प्रक्रम के आरंभ के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सरकार द्वारा निर्वाचन की सिफारिश और निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन अधिसूचना जारी किया जाता है, सही है, ठीक है। जब ये आपका क्लियर है, सही है, सरकार जो है निर्वाचन आयोग से जो है कि सिफारिश करता है कि अब जो है कि इलेक्शन कंडक्ट करवाया जाना चाहिए, तो निर्वाचन आयोग क्या करेगा, अधिसूचना जारी कर देगा। हम लोग का क्वेश्चन यही कर रहा है कौन सा सही है, इसका मतलब आगे जाने से कोई फायदा नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्लियर क्या हुआ है, कौन सा कथन सही है। तो सही मतलब क्या, देखिए सरकार होता है क्या कि निर्वाचन आयोग से सिफारिश करता है सरकार कि अब जो है कि इलेक्शन होना चाहिए, और निर्वाचन आयोग तक क्या करेगा, तुरंत वो निर्वाचन अधिसूचना जारी कर देता है, ठीक है। तो जब ये सही है तो आगे जाने का कोई बेनिफिट ही नहीं है, क्योंकि आगे पुट वाला ऑप्शन नहीं दिया हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नीचे दिए 2 वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें कथन ए को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए, स्वतंत्र भारत में ब्रिटेन की प्रभुत्ता बनी रही। कथन बी है, स्वतंत्र भारत में अंतिम गवर्नर जनरल नियुक्त ब्रिटेन के प्रभुत्ता संपन्न शासक ने की, ठीक है। तो ऑप्शन देखते हैं क्या है। ऊपर के दोनों वक्तव्यों में के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा सही है। ए और आर दोनों सही है और उसकी और सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही है पर आर सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है और आर गलत है। ए गलत है पर आर सही है। चलिए फिर से एक बार इसको क्वेश्चन पढ़िए और समझ में आएगा
कि क्या सब क्वेश्चन है और नहीं है। दो दिया हुआ है ए और आर, तो बोलिए क्या होगा इसका आंसर, कौन सा इसमें कथन सही होगा। इसका सही आंसर होगा डी, ऑप्शन ए गलत है पर आर सही है। ठीक है, यहाँ पे स्वतंत्र भारत में अंतिम गवर्नर जनरल की नियुक्ति ब्रिटेन के प्रभुत्ता संपन्न शासक ने की। और स्वतंत्र भारत में ब्रिटेन की प्रभुत्ता संपन्न बनी रही क्या, कभी नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, जब किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश प्रशासनिक हैसियत से काम करता है तो वह अधीन है उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से किसी की भी रीट अधिकारिता के। ये सही है, ये आपका आंसर सही है क्योंकि इसमें कोर्ट नहीं है। देखिए होता क्या है, रीट कौन जारी करता है, उच्च न्यायालय करता है, लेकिन जब उसका जो मुख्य न्यायाधीश होता है वहाँ पे उच्च न्यायालय की तरफ से काम नहीं करता है, वो प्रशासनिक हैसियत से काम करता है। जब वो प्रशासनिक हैसियत से काम करता है तो न्यायालय का सदस्य नहीं कहलाएगा। इसका मतलब उसके ऊपर भी रीट का प्रावधान होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान के अनुसार जिला न्यायाधीश से अभिप्राय नहीं है न्यायाधिकरण न्यायाधीश। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक गण होगा का तो भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है। याद कीजिए पिछले साल भी ये क्वेश्चन था। देखिए क्वेश्चन है क्या कि कौन सा ऐसे लोकसभा, राज्यसभा, राज्यों की विधान परिषद, राज्यों की विधानसभाएं, इसमें से जो है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में तो भाग लेता है लेकिन उसका महाभियोग में भाग नहीं लेता है। तो आपको याद है तो देखिए, आपको ये जो विधान परिषद है सभी राज्य में है क्या, नहीं है। इसका मतलब ये पार्टिसिपेट नहीं करता उसका निर्वाचन में, तो इसका काम ही खत्म। क्योंकि यहाँ क्वेश्चन किया लिखा हुआ है भाग लेता है निर्वाचन में परंतु उसका महाभियोग में भाग नहीं लेता है। जी हाँ, इसका सही आंसर होगा वो होगा राज्य के विधान सभाएँ। राज्य की विधानसभा क्या होता है, उसके निर्वाचन में तो भाग लेता है लेकिन उसका जो महाभियोग होता है उसमें पार्टिसिपेट नहीं करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंचायती राज व्यवस्था में प्रशासन प्रणाली की संरचना क्या है। ग्राम स्तर पर स्थानीय प्रशासन की एक स्तरीय सभा, तो गलत है, एक स्तरीय नहीं है, द्विस्तरीय भी नहीं है। ग्राम, खंड, जिला स्तर और स्थानीय शासन की त्रिस्तरीय संरचना, ये सही है। ठीक है, पंचायती राज का शासन प्रणाली क्या व्यवस्था है, त्रिस्तरीय है। ग्राम, खंड, जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। भारत का प्रधानमंत्री, ऑप्शन है सांसद के दोनों सदनों के सदस्यों में से अपने मंत्री का चयन करने के लिए स्वतंत्र है। एकदम सही है ये। आगे देखते हैं क्या है। इस विषय में भारत के राष्ट्रपति के साथ उचित परामर्श, ये गलत है, परामर्श उसको जो है कि जरूरी नहीं पड़ता है। अगला देखते हैं। अपने मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में काम करने वाले के लिए व्यक्तियों का चयन करने में पूर्णतः स्वविवेक का प्रयोग करता है। एकदम सही है। प्रधानमंत्री जो है कि मंत्रिमंडल में किसी को भी शामिल कर सकता है, चाहे वो संसद सदस्य हो या ना हो, चाहे वो अपने पक्ष का हो या विपक्षी दल का हो, किसी को भी वह अपने मंत्रिमंडल में जगह दे सकता है। यदि कोई सांसद नहीं है फिर भी उसको मंत्रिमंडल में दिया गया स्थान,
तो इसका मतलब उसको 6 महीने के अंदर संसद की सदस्यता प्राप्त करना होगा। याद होगा आपको पिछली बार स्मृति ईरानी जी को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित वक्तव्यों पर ध्यान दीजिए। किसी को राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता क्योंकि इसमें वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा। ये तो सही है। इसके अंतःकरण की धर्म के अबाध रूप से आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा। ये भी सही है। राष्ट्रगीत गाने के लिए किसी बाह्य कारणों वाले को विधिक उपवेद नहीं है। ये भी सही है। क्या कथन दिया है और इसका आंसर सी होगा, ए बी सी। इसमें सब सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित भारत के राज्यों के बीच सहयोग और समन्वय प्राप्त करने के निम्नलिखित संस्थाओं में से कौन सी संविधानेतर और विधियेतर संस्थाएं हैं? क्वेश्चन पर ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद मालूम चलेगा क्या है। क्वेश्चन आपका कह रहा है संविधानेतर और विधियंत्र मतलब क्या हो गया? नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होना चाहिए और वो क्या होना चाहिए? लॉ के माध्यम से बना होना चाहिए। दोनों होना चाहिए। ठीक है। तो एनडीसी ये दोनों है, संविधानेतर भी है और विधियेतर भी है। राज्यपाल सम्मेलन ये भी दोनों है। अंचल परिषद है, ये नहीं है। अंतर्राज्यीय परिषद ये भी नहीं है। क्यों नहीं? अब क्या है देखते हैं थोड़ा सा। देखिए है क्या, एनडीसी इसका नाम है नेशनल डिफेंस काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद। यह जो है कि इसका स्थापना कब किया गया था? इसका स्थापना किया गया था 6 अगस्त 1950। एनडीसी का स्थापना कब किया गया था? 6 अगस्त 1952 को किया था। 6 अगस्त 1952, ठीक है, को गठन किया गया था। और ये सलाह देता है सभी चीज़ पे। और अंतर्राज्यीय इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसमें है बहुत ज़्यादा डिटेल करना होगा, डिस्कस करना होगा, उसमें बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। तो सिंपल ये जानिए कि एनडीसी भी है और राज्यपाल सम्मेलन भी है। ये नहीं है, ये तो खैर अनुच्छेद 263 के अंतर्गत ये तो संवैधानिक बॉडी है 263, लेकिन ये नहीं है और ये नहीं है। ये है, सॉरी, ये है और यह है। यह नहीं है और यह भी नहीं है क्योंकि यह संवैधानिक बॉडीज है। ठीक है। और ये जो है आंचलिक परिषद, यह एक्ट के माध्यम से बनाया गया था, अधिनियम के माध्यम से बनाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन कौन से विषय हैं जिन पर कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों के अनुसमर्थन से ही संवैधानिक संशोधन संभव है? राष्ट्रपति निर्वाचन, राज्यों संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, 7वीं अनुसूची में कोई भी सूची, किसी राज्य की विधान परिषद की समाप्ति। चलिए देखते होता है क्या पहले। ये है क्या कि संविधान संशोधन जो होता है वह मुख्यतः 3 तरह का होता है। ठीक है। संविधान संशोधन आपका 3 तरह का होता है। कौन कौन सा होता है? एक होता है आपका साधारण होगा, सिंपल होगा, और एक होगा विशेष बहुमत। देखिए एक होगा साधारण, एक होगा विशेष बहुमत, और एक होगा
विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का अनुमोदन, हाफ स्टेट का अनुमोदन। तो होता है क्या है कि संविधान में जो उल्लेख किया गया है सिर्फ इसी दो का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन को दो ही प्रकार माना गया है, विशेष बहुमत और विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का अनुमोदन। साधारण जो होता है ये संविधान संशोधन प्रक्रिया नहीं है अनुच्छेद 368 के तहत, ठीक है। तो अब इसमें देखिए क्या होता है ना, कुछ जब संशोधन पढ़ेंगे तब मालूम चलेगा और डिटेल में। तो अभी देखते हैं कि राष्ट्रपति का जो चुनाव निर्वाचन होता है, आपको पता है कि आधे राज्य इसमें पार्टिसिपेट करता है। जस्ट कुछ देर पहले क्वेश्चन हुआ था, इसका मतलब ये होगा सांसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व। अब मान के चलिए एक इसको समझने वाली क्वेश्चन है कि अभी बीजेपी की सरकार है और उसका जो है कि मेजॉरिटी मान चलिए बिहार में हमेशा वो जीत जाता है, यूपी में हमेशा वो जीत जाता है और केरल में हमेशा हार गया है। तो वो क्या सोचेगा कि हम अपना संविधान का जो नंबर ऑफ एमपी है वो बिहार में ही ज़्यादा कर देते हैं और यूपी में ही ज़्यादा कर देते हैं ताकि इसी दोनों से हम जीत जाएंगे। तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं। इसीलिए संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व करने के लिए इसको विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। अगला है 7वीं अनुसूची में कोई भी अनुसूची। ये तो पता है कि पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है और पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किसी एक पे नहीं होगा, सिर्फ केंद्र से नहीं होगा, सिर्फ स्टेट से नहीं होगा, ठीक है, सबको मिलकर करना होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किनके लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचन में मतदान का अधिकार है? सांसद के निम्न सदन के निर्वाचन सदस्यों को, सांसद के उच्च सदन के निर्वाचन सदस्यों को, सांसद राज्य विधानमंडल के उच्च सदन के निर्वाचित सदस्य, ये तो पहले नहीं होगा, सब स्टेट में नहीं है। राज्य विधानमंडल के निम्न सदन के निर्वाचित सदस्य, ये सही है, ठीक है। लोकसभा प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है उसमें पार्टिसिपेट करता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। भारत क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अब तक विधान परिषद नहीं है, यद्यपि संविधान 7म अधिनियम 1956 में उसके लिए उपबंध है। देखिए आपको बताना है कौन कौन सा राज्य में नहीं है, जो है कि ये कौन कौन सा राज्य में नहीं है। बाइकेंद्रल गवर्नमेंट, आपको बताते हैं, इसका लिस्ट हम दे देते हैं और उसका ध्यान रखिएगा। उसका जो है सब 6, वर्तमान में 6 राज्य, जम्मू कश्मीर में था, जम्मू कश्मीर ख़त्म हो गया। देखिए यूपी में है, बिहार में है, महाराष्ट्र में है, तेलंगाना में है, कर्नाटका में है, अरुणाचल प्रदेश में है, एमपी में नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1964 के अंतरिम सरकार में कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 156 में उपबंध है कि राज्यपाल अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। इससे निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है? ऑप्शन ए है, किसी राज्यपाल को उसकी पदावधि पूरी होने से पूर्व पद से नहीं हटाया जा सकता है। एकदम क्लियर है, राष्ट्रपति जब चाहेंगे तब वो हटा सकते हैं, क्योंकि अनुच्छेद 156 ए के अंतर्गत राज्यपाल जो होता है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत स्थापना करता है, पद पर बना रहता है। कोई राज्यपाल 5 वर्षों से अधिक अपने पद पर
बना नहीं रह सकता, ये भी गलत है, ये तो गलत है, ये भी गलत है, क्योंकि जब तक नया राष्ट्रपति ये राज्यपाल उसका जो है ये स्थान नहीं ग्रहण कर लेता तब तक वह नहीं छोड़ता है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन, इसका आंसर होगा डी, दोनों ही कि नहीं। क्वेश्चन है, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारत के संविधान अनुच्छेद 15 का एक मूल अधिकार है, जिससे इनके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा। तो अनुच्छेद 15 किसके अंदर रहता है? समता का अधिकार। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, यदि किसी राज्य में लोकसभा की कुल संख्या 42 है तो उस राज्य में अनुसूचित जातियों के लिए कितनी संख्या आरक्षित है? ये याद करना होगा। दो राज्य हैं जिसमें कि 42 सीट है, वेस्ट बंगाल है और एक है शायद महाराष्ट्र, जिसमें कि आपको महाराष्ट्र ही लग रहा है। उसमें जो है क्या, नहीं, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश है, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश है। तो हुआ क्या है कि इसमें जो है कि यहाँ पे एक के लिए 8 सीट प्रावधान किया गया है और एक के लिए 6 किया गया। तो ऑप्शन में मेरे पास 6 है, तो 6 सही है। चलिए अगला क्वेश्चन, केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति आता है। इनकी परामर्श अधिकारिता के अंतर्गत, इनकी अपीलीय अधिकारिता के अंतर्गत, इनकी मूल अधिकारिता के अंतर्गत, इसकी संवैधानिक अधिकारिता के अंतर्गत। देखिए हम जो है कि इसके ऊपर वीडियो बना दिए हैं सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। ठीक है, तो आप जाके उसको देख सकते हैं, उसमें क्लियर सब कंसेप्ट क्लियर है। तो इसका सही आंसर होगा कि मूल अधिकार के अंतर्गत क्या है नहीं है, उस वीडियो में जाके आप देख लीजिए। उसका लिंक जो होगा कि हम इसके नीचे दे देंगे सुप्रीम कोर्ट का। तो चलिए बस आज इतना ही क्वेश्चन था, ख़त्म हो गया। तो अब इसको देखिए एक बार पुनः, और इसके बाद देखने के बाद फिर से इसको प्रिंट करके सॉल्व कीजिए। पीडीएफ के लिए आप इस नंबर पे कॉल मैसेज कर सकते हैं 9473123824। इस पर आप मैसेज करके पीडीएफ मंगा लीजिए और उसको पुनः प्रैक्टिस कीजिए। देखिए जितना प्रैक्टिस कीजिएगा बीपीएससी का उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा, बहुत ज़्यादा। ठीक है, क्योंकि ये सब आप देख रहे हैं कि हर क्वेश्चन का कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, आपको मालूम चल रहा है कि कौन कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है। बार बार क्वेश्चन वहाँ से रिपीट हो रहा है। तो आगामी परीक्षा के लिए यही सब रणनीति होता है कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन और उसके बाद सिलेबस दोनों देखिए, अपने आप आपका रणनीति तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो इसको शेयर कीजिए सभी अपनी जगह। धन्यवाद।